Good morning class 12th. In this video we will start with the new chapter electromagnetic induction, that is EMI. इससे पहले NCERT में there is a chapter of electromagnetic waves. वो कुल मिला के 3 पेजेस का चैप्टर है, उससे ज़्यादा के नोट्स उसके नहीं बन सकते. That I'll discuss by the end of this new unit. इस नई यूनिट में क्या क्या है सुन लीजिए. EM waves हैं, EMI है जो कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंड वी हैव AC. तो that will be the third chapter. EM waves will be the third chapter that I will be teaching in this unit. So we'll start with this chapter of electromagnetic induction, EMI. तो अभी तक हमने ये सीख लिया है कि if there is a current carrying wire, if there is a current carrying loop, और if there is a current carrying coil, तो उसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. ठीक है. सो वी हैव सीन कि हाउ यूजिंग electrical nature we can produce magnetic nature. अब we will study vice versa, यानी now we will study कि how we can use magnetic nature to produce electrical nature. यानी अब हमें मैग्नेटिज्म से करंट बनाना है. अभी हमने क्या सीखा है अभी तक कि करंट से मैग्नेटिज्म आता है. सो आई थिंक दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट एंड दिस वुड बी क्लियर टू यू कि आपको ओवरऑल पढ़ना क्या है इस चैप्टर में. व्हाट यू विल अल्टीमेटली लर्न कि नाउ यूजिंग मैग्नेटिज्म यू कैन प्रोड्यूस करंट एंड वोल्टेज इन समथिंग. सो दिस इज द एंटायर जिस्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. अब कैसे करेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, दैट इज द एंटायर कंटेंट ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ. ठीक है. सो आई थिंक द ब्रॉड फ्रेमवर्क इज रेडी. नाउ विल स्टार्ट. कुल मिला के 10 टॉपिक्स हैं दैट यू हैव टू कवर. लास्ट इज समथिंग दैट इज ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट रिलेवेंट सो मच फॉर द बोर्ड्स. तो लास्ट पॉइंट यू कैन स्किप. सो बेसिकली वी हैव 9 टॉपिक्स दैट वी नीड टू बी कवर. ठीक है. तो इसमें से जो हटना है वो मैं हटा के ही बताऊंगा आपको. सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब जिन लोगों ने पहले क्लासेस अटेंड की हैं अच्छे से, और स्पेशली जिन्होंने कोचिंग की है और जिन्होंने नॉर्मल क्लासेस भी की थी, दे हैव एन एक्सट्रीम एडवांटेज फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स. अगले 2-3 चैप्टर में उनका बहुत एडवांटेज होने वाला है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड दे विल पिक अप द कॉन्सेप्ट्स वेरी फास्ट. जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, डेफिनेशन क्या होती थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया. बस. अब उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फॉर्मूला क्या होता था, फाई ई इज द सबस्क्रिप्ट. तो फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, यानी ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बी, बी इज द सबस्क्रिप्ट, फाई बी इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि बी ए कॉस थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड. अब ये जितनी भी चिंचपोकली चीज़ें बनी हुई हैं, इसमें से आपको यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस लास्ट फॉर्मूला जो पॉजिटिव फ्लक्स के ऊपर लिखा हुआ है, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, और उसके ऊपर का फाई इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. दिस मच यू नीड टू स्टडी. इसके अलावा डेफिनेशन वॉट एवर इज रिटन विद द पिंक कलर. ठीक है, बस वो पढ़ना है. एंड व्हाट इज ए, ए इज द एरिया वेक्टर. इसका डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी. ठीक है. नाउ आई हैव गिवन सर्टेन डिफरेंट केसेस. पॉजिटिव फ्लक्स कब जनरेट होगा, जब थीटा 0 से 90 हो, क्योंकि कॉस थीटा 0 से 90 में पॉजिटिव होता है, और 270 से 360 में भी पॉजिटिव होता है. जीरो फ्लक्स कब आएगा, इंपॉर्टेंट, जब थीटा 90 डिग्री हो और 270 डिग्री हो, क्योंकि उसमें कॉस 90 0 हो जाता है. सो नो फ्लक्स विल बी देयर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही. कहाँ से, सरफेस से. इसके बाद नेगेटिव फ्लक्स, यस यू कैन ऑब्टेन नेगेटिव फ्लक्स. अगर 90 से 270 के बीच में हो तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाता है. सो इन दैट केस यू विल गेट नेगेटिव फ्लक्स. फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. ये ग्रीन कलर से देखिए, फाइनली मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा. सो आई थिंक दिस वुड बी क्लियर. एंड मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द फॉलोइंग 4 थिंग्स इन अ कॉम्बिनेशन और इन अ सिंगल वे. तो देखिए, इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बी तो भी फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो भी फ्लक्स बढ़ेगा, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल मीन्स थीटा, तो थीटा चेंज करने पे भी फ्लक्स चेंज होता है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अबव. ठीक है. अगर आप एक से ज़्यादा पॉइंट्स को यूज़ करें तो भी हो सकता है फ्लक्स चेंज. मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, टेस्ला मीटर स्क्वायर.
कहाँ से आई सबको मालूम होगा, जो लोग पुराने पढ़े हैं उनको क्लियर होगा, या फिर वेबर। ठीक है, मैंने बताया था वेबर एंड टेस्ला, पहले वेबर बोला जाता था, बाद में टेस्ला बोला जाने लगा। निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे पढ़ा था। सो इट इज बी इज टेस्ला, ए इज मीटर स्क्वायर, सो इट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट इज मैक्सवेल, दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग, मैक्सवेल भी एक साइंटिस्ट है। तो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁻⁻8 वेबर, just remember this fact. And magnetic flux per unit area is called magnetic flux density or the strength of the magnetic field or magnetic induction. ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कई बुक्स में नहीं दी रहती, बट डू रिमेंबर दिस कि अगर आपसे कोई फ्लक्स डेंसिटी पूछता है तो कई लोग स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्लक्स डेंसिटी में φ/v लिख देंगे, यानी फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम ना। फ्लक्स डेंसिटी पूछी जाए तो इट इज सिंपली दिस फ्लक्स ओनली। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए तो फ्लक्स बताते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाए तो उसको फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देन फेराडे ने ढूंढी थी एक चीज, ऑयस्टर ने डिटेक्ट किया था, फेराडे ने एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन द फर्स्ट केस फेराडेज एक्सपेरिमेंट देखिए क्या था, अभी फेराडे अपने लॉ बताएगा। तो इन दैट केस सबसे पहले देखिए कॉइल है, तो इसमें अभी कुछ डिफ्लेक्शन होगा, तो इसमें देखिए करंट अगर आएगा और जाएगा तो ये करंट का डायरेक्शन दे रखा है, तो अगर नॉर्थ पोल सामने लाएंगे तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। सोलेनॉइड के पास भी पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, ये हम लोगों ने पहले भी इस्टेब्लिश किया है फैक्ट पिछले चैप्टर में। तो इफ़ यू ब्रिंग द नॉर्थ पोल क्लोजर टू द कॉइल, नॉर्थ पोल विल इस्टेब्लिश फ्रॉम द फेसिंग एंड और ऑपोजिट साइड में साउथ हो जाएगा। सिमिलरली इफ़ यू ब्रिंग साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट क्लोजर टू द सोलेनॉइड, तो उसका सामने फेसिंग वाला जो एंड होगा वो साउथ बन जाएगा, दूसरा वाला नॉर्थ बन जाएगा। एंड करंट विल इंड्यूस, ये जो एरो दिख रहा है ये करंट का है। ठीक है, इसके बाद दिस गैल्वेनोमीटर इज नॉट एग्जैक्टली एट द जीरो पॉइंट, इट इज स्लाइटली टिल्टेड। ठीक है, वो ध्यान से नहीं दिखेगा, जूम करके देखिएगा मिल जाएगा। देन यहाँ पे देखिए वी हैव अगेन कंपेयर्ड द फैक्ट के हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्लोइंग। So magnetic flux linked with the coil changes relative to the position of the coil and magnet due to the magnetic lines of forces cutting at different angles at same cross sectional area of the coil. इन्होंने क्या बताई इतनी भयंकर अंग्रेजी में। आपके पास एक मैग्नेट है, उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर आप कॉइल में और उसमें कोई रिलेटिव मोशन क्रिएट करें, जस्ट रिमेंबर द फैक्ट कि क्लास 10th में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट था, उसमें सोलेनॉइड था, वहाँ पे इंडक्शन वाली चीज़ें थी, वही चीज़ है ये। तो अगर आप मैग्नेट और सोलेनॉइड में यानी कि कॉइल में रिलेटिव मोशन क्रिएट करें, दोनों को इधर से उधर मूव करें या किसी एक को मूव करें, इन दैट केस जितनी फील्ड लाइन निकल रही है मैग्नेट से, वो सोलेनॉइड की जो कॉइल का एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसमें से जितना पास करेंगी वो वेरी करेंगी हर बार, क्योंकि आप लगातार उसको मूव कर रहे हैं। तो उस वजह से देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि चेंज इन फील्ड हुआ। याद है BA cos थीटा, इसमें एंगल तो चेंज हो नहीं रहा, तो एंगल तो वैसे ही रह गया। ठीक है, तो चेंज क्या हो रहा है, B चेंज हो रहा है, एरिया तो वही है कॉइल का, वो तो चेंज हुआ नहीं। तो B इज चेंजिंग, सो फ्लक्स इज ऑल्सो चेंजिंग, जो अभी पहले बताया था। सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, द इंड्यूस्ड पोलैरिटीज ऑफ मैग्नेटिज्म इन द कॉइल, यानी हमने सर्किट नहीं लगाया है, ये मैग्नेटिज्म से फील्ड कम ज़्यादा हो रही है जो पास हो रही है सोलेनॉइड से, तो उस वजह से उसमें पोल्स डेवलप हुए हैं और करंट आया। सो डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ये पाया गया कि देयर वाज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, यानी कि करंट डेवलप हुआ। करंट आया तो उसका मतलब क्या हुआ, कुछ EMF यानी कि वोल्टेज भी तो प्रोड्यूस हुआ होगा, सो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, सो व्हाट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, पहला, कॉइल कैन बी मूव्ड बाय फिक्सिंग द मैग्नेट, बोथ कॉइल एंड मैग्नेट कैन बी मूव्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। तो फ्लक्स डिपेंड करता है इन लोगों की पोजीशन क्या है, अगर आप इधर उधर करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ फील्ड पासिंग थ्रू द कॉइल है वो चेंज होगी, तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा यानी कि EMF इंड्यूस होगा, यानी वोल्टेज इंड्यूस होगा। देन सेकेंड वन क्या है कि म्यूचुअल इंडक्शन, जिसकी हम लोग बात करें अगर एक तरह से, तो इसमें क्या हुआ, देखिए एक कॉइल है जिसमें बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया गया, उसमें करंट चल रहा है, तो क्लियरली नॉर्थ साउथ सब कुछ बता दिया गया। फिर दूसरी एक कॉइल रखी जिसमें सर्किट को वोल्टेज से कनेक्ट नहीं किया गया, सिर्फ गैल्वेनोमीटर से रखा, उसको उसके पास रखा। ठीक है, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंड कि अगर करंट जो है वो पहले वाली जो सेल है
उसमें अगर ज़ीरो से कुछ करंट आएगा, बहुत मोमेंटरीली तुरंत इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इनिशियली ज़ीरो था। जैसे ही की ऑन की, तो जैसे ही आप की को जो है स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, तुरंत करंट जीरो से कुछ सर्टेन वैल्यू पे आ जाएगा। तो देयर वाज अ चेंज इन करंट, तो पाया गया कि जो बगल वाली कॉइल थी उसमें भी मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन आया गैल्वेनोमीटर में। यानी कि जो फर्स्ट कॉइल थी उसमें जीरो से कुछ करंट आया, और जब करंट आया तो पता ही है कि फील्ड आई होगी। तो फील्ड भी जब करंट जीरो था तो जीरो थी, जब कुछ आई अमाउंट ऑफ करंट आ गया तो उसमें भी कुछ फील्ड डेवलप हो गई। तो फील्ड चेंज हुई जो पास हो रही थी सोलेनॉइड से। कौन सा सोलेनॉइड? सेकेंड वाला। तो सेकंड वाले सोलेनॉइड से फील्ड जब पास हुई, जीरो थी पहले जब करंट नहीं था, तो स्विच ऑन किया तो कुछ फील्ड आई। तो सोलेनॉइड को, सेकंड वाली सोलेनॉइड को मोमेंटरीली महसूस हुआ कि उससे पास होने वाली फील्ड जीरो से कुछ आ गई। तो इट शोड सम रिफ्लेक्शन ऑन दैट मोमेंट ओनली, फिर वो नॉर्मल हो गया। फिर दोबारा जब उसको स्विच ऑफ किया तो स्विच ऑफ करने पे करंट क्या हो गया, फर्स्ट कॉइल में कुछ वैल्यू थी आई, उससे वापस जीरो हो गया। तो अगेन द फील्ड प्रोड्यूस बाय इट वाज अगेन रिटर्न टू जीरो। तो उसकी वैल्यू चेंज हुई तुरंत, भले ही मोमेंटरीली हुई हो। तो फिर से डिफ्लेक्शन पाया गया सेकंड कॉइल में। तो दिस वाज आल्सो अ डिफरेंट केस। तो इसको रीड करिए, व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज ओपन, सर्किट करंट डिक्रीजेस। तो वही चीज़ जो मैंने अभी बताई है उसी का ही ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। सो इन दिस केस ऑल्सो EMF वॉज ऑब्जर्व्ड एंड करंट वॉज ऑब्जर्व्ड। तो पता चल गया भाई दो तरीके हैं, एक तो कॉइल लो और उसके आसपास से मैग्नेट घुमाओ। दूसरा तरीका, एक कॉइल लो, उसमें करंट प्रोड्यूस करो, ऑन करो, ऑफ करो, तो बगल में जो कॉइल रखी होगी उसमें भी करंट आएगा और जाएगा, यानी कि उसमें भी EMF जनरेट होगा। क्यों जनरेट हुआ? दूसरे के करंट आने जाने से नहीं हुआ, दूसरे के करंट आने जाने से जो फील्ड आई गई उसकी वजह से हुआ। ठीक है। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द चेंज इन फ्लक्स। सो यहाँ से फैराडेज के लॉ आते हैं। फैराडे का पहला लॉ है कि वेन एवर देर इज अ चेंज इन फ्लक्स, देर इज ऑलवेज अ करंट इंड्यूस इन द सर्किट, एंड इट लास्ट ओनली until द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। जैसे ही चेंज बंद हो जाएगा वैसे ही करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा एंड EMF विल बिकम जीरो। सो वट एवर EMF इज प्रोड्यूस, इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाई E, इट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। प्रोपोर्शनलिटी साइन लगेगा K, तो K बिकम्स 1। इस केस में K 1 होता है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। तो E इज सिंपली डी फाई बाई डी टी या फिर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और इसको और भी लिख सकते हैं, फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम था v2 माइनस v1, वैसे चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई टू माइनस फाई वन, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। नाउ वी हैव लेंज लॉ। अब लेंज लॉ क्या होता है? ये एक नियम है जो बताता है कि भाई करंट तो चलिए प्रोड्यूस हो गया, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी तो पता करना ज़रूरी है। तो ये पता चलता है लेंज लॉ से। सो व्हाट इज़ द बेसिक यूज ऑफ लेंज लॉ? इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इससे बताया क्या, इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। यानी जिस वजह से करंट बनता है, करंट उसको रोकने की कोशिश करता है। So if the current is induced due to motion of the magnet, then induced current in the coil itself tries to stop the motion of the magnet। वो इस तरीके से डेवलप करेगा खुद को कि वो उस मोशन को रोके। अब ये कैसे होगा वो मैं बता दूंगा। Then if the current is induced in due to change in the current in the coil, primary coil, then the induced current is such that it tends to stop the change। जैसे पहले केस में हमने देखा था कि मैग्नेट नॉर्थ पोल अगर हम पास लेके जाएं, तो नॉर्थ पोल पास लेके जाएं तो जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या कोशिश करेगा, वो ये कोशिश करेगा कि नॉर्थ पोल पास ना आए, क्योंकि उसी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो वो खुद भी नॉर्थ पोल बन जाएगा सामने, और दूसरा एंड साउथ पोल बन जाएगा, तो जिससे नॉर्थ को रिपेल करके दूर कर दे। इसी तरीके से अगर आप साउथ पोल पास लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि साउथ पोल पास ना आए, बिकॉज उसी की वजह से फील्ड चेंज हो रही है और फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, तो इट विल बिकम साउथ पोल एंड रिपेल। ठीक है। और इसी तरीके से सोचिए, अगर आप नॉर्थ पोल दूर लेके जाएं, किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा है आपने पास में, उसको दूर लेके जाएं, तो वो क्या कोशिश करेगा कि नॉर्थ पोल दूर ना जाए। तो वट एवर इज कॉजिंग द चेंज इन फ्लक्स, उसको रोकने की कोशिश करेगा। सेकेंड कॉइल में क्या हुआ था, जब दो कॉइल रखी थी तो एक में करंट आया था, फर्स्ट वाली में, जिसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। तो जो सेकेंड कॉइल थी सेकेंडरी, उसमें फ्लक्स आया था,
चेंज हुआ था तो उसमें करंट प्रोड्यूस हुआ था, तो वो करंट इस तरीके से चलेगा कि वो कोशिश करेगा कि दूसरे वाले के करंट के डायरेक्शन को अपोज करे। सो दिस इज लेंस लॉ, ठीक है। जस्ट रिमेंबर द लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एप्लीकेशन जो है वो क्वेश्चंस में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ लेंस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें आप चाहें तो ये पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप बस इतना पढ़ लीजिए कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इज व्हाई लेंस लॉ सपोर्ट्स द फैक्ट कि इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो दिस इज द मैक्सिमम थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आप चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं, इट्स जस्ट एन एक्सप्लेनेशन, will not be as specifically in the board's examination, just for understanding. Then we have the last thing for this class कि expression for induced EMF based on both the laws। तो जो भी लॉ हैं ये, तो इसमें हमको ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने जो है न्यूमेरिकली इसको लिख सकते हैं। तो इफ़ यू सी अगेन, जो फेराडेज लॉ था उसको देखिएगा, उसमें दो लॉ थे। फर्स्ट लॉ था कि जब भी चेंज होता है तो चेंज इंड्यूस करता है करंट और ईएमएफ, और वो तब तक रहता है जब तक फ्लक्स रहता है। और जो दूसरा लॉ था उसने ये बताया था कि जो भी मैग्नीट्यूड था इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। तो दूसरे लॉ ने बेसिकली फार्मूला दिया था। उसी फार्मूले को अब देखा जाए तो इट इज़ माइनस डी फाई बाई डी टी। अब ये माइनस कहाँ से लगा, याद करिए, ईएमएफ कैसा जनरेट होगा, जो अपोज करेगा चेंज इन फ्लक्स। तो देखिए ई विल बी एग्जैक्टली अगर लिखा जाए तो माइनस डी फाई बाई डी टी। अब समझ में आ गया होगा माइनस क्यों आया, क्योंकि लेंस लॉ है। तो -φ2 -φ1, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो सिंपली n मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैंने पहले मैग्नेटिज्म में भी बताया है, वेन एवर यू सी नंबर ऑफ टर्न्स जस्ट मल्टीप्लाई देम, तो ऑन द राइट हैंड साइड। तो व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर किसी कॉइल में है तो n डी फाई बाई डी टी हो जाएगा माइनस टाइम्स। एंड सिंस आई अगर निकालना हो तो देखिए E इज EMF, इंड्यूस EMF। अब आपको इंड्यूस करंट निकालना है तो रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए। याद है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, तो I वुड बी इक्वल टू V बाई आर। इस केस में V क्या है हमारा, E है EMF, तो E बाई आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू विल गेट I। तो आपका जो भी E आया है आप बस EMF निकालना सीखिए, उसको रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दिएगा, यू विल गेट द वैल्यू फॉर EMF। अलग से फॉर्मूला मत पढ़िए। देन अगर आपको ये भी पता करना हो कि व्हाट इज़ द चेंज इन चार्ज, तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, वहाँ से रख दीजिएगा। डी क्यू बाई डी टी वैसे रेयर केस में पूछा जाएगा, यू कैन लीव दिस, कभी नहीं पूछा जाता। सो एंड दिस नोट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर दिस नोट पॉइंट कि इंड्यूस EMF डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वेयर एज द इंड्यूस करंट एंड चार्ज डिपेंड ऑन द रेसिस्टेंस। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दिस कैन बी आस्क्ड इन द रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। So this is pretty much all for this class. I hope you have understood all the concepts. अगर किसी को कोई डाउट हो या कुछ नहीं समझ में आया so please do ask me in the comment section or you can personally message me in the group. So इसके न्यूमेरिकल्स जो होंगे that we'll discuss in the next class. अभी के लिए this was the concept, इसको फिर से पढ़िएगा, ये एक बार में समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, but see the video at least 2 times so you will get a fair amount of idea कि what is the exact content of this chapter till now, ठीक है। So thank you.